वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि 3 नए कानून 1 जुलाई 2024 से भारत में लागू हो चुके हैं और इन 3 नए कानूनों पर जो महत्वपूर्ण प्रावधान हैं उनको लेकर के हम समय समय पर वीडियोस आते रहते हैं। इससे पहले हम FIR के जो बदले हुए कानून हैं, कंप्लेन केस में तलबी के संबंध में जो धाराएं हैं उनमें क्या चेंजेज हुए और 156(3) के बदले में जो धारा आई और उसमें क्या बदलाव किया गया उसके बारे में वीडियोस बना चुका हूं। उन वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आई बटन में भी आप अगर डिटेल में देखना चाहें तो देख सकते हैं। आज के इस एपिसोड में बात करने जा रहा हूं भरण पोषण के संबंध में जो नया कानून आया है। हाँ दोस्तों, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जिसने कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की जगह ली है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में धारा थी 125 जिसके तहत पत्नी, बच्चे, माता पिता मेंटेनेंस की मांग कर सकते थे फैमिली कोर्ट में जाकर के या मजिस्ट्रेट की न्यायालय में, जहां पर फैमिली कोर्ट नहीं है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की जगह पर नया कानून BNSS लागू हुआ है। तो आज देखते हैं कि जो BNSS की धारा है मेंटेनेंस की, वो कौन सी धारा है और 125 दंड प्रक्रिया संहिता और BNSS की जो भी मेंटेनेंस की धारा है उसमें क्या चेंजेस किए गए हैं, क्या कोई बदलाव किया भी गया है या नहीं किया गया है, डिटेल में बातचीत करेंगे। साथियों, इसमें आपको दोनों धाराएं अच्छे से मालूम हो जाएंगी। गुजारे भत्ते का जो पहले से कानून चला रहा था 125 CRPC, वो भी डिटेल में मालूम हो जाएगा और अगर कोई बदलाव हुआ होगा नए कानून की धारा में मेंटेनेंस के संबंध में तो वो भी आपको मालूम हो जाएगा। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। अगर आप जूनियर एडवोकेट हैं, आपने अभी प्रैक्टिस शुरू की है तो भी ये कानून आपको पढ़ना पड़ेगा, जानना चाहिए। अगर आप जुडिशरी से रिलेटेड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप लॉ स्टूडेंट हैं तो भी ये वीडियो आपको देखना चाहिए। तो दोस्तों, जुड़े रहे आखिरी तक, देखते हैं कि इस संबंध में संपूर्ण जानकारी क्या है। साथियों, अभी तक क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की बहुत ही महत्वपूर्ण धारा 125 इसके तहत मेंटेनेंस के मुकदमे दाखिल किए जाते थे। 1 जुलाई 2024 से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 144 के तहत अब मेंटेनेंस के मुकदमे दाखिल किए जाएंगे। 125 CRPC का स्थान लिया है 144 BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो अब 125 को डिटेल में देखते हैं और 125 के पैरेलल हम देखेंगे कि 144 में क्या सेम टू सेम है या कोई बदलाव हुआ है, किसी तरीके का अमेंडमेंट हुआ है। तो आपको दोनों धाराएं क्लियर होती जाएंगी। सेक्शन 125 CRPC को 5 सबसेक्शन में डिवाइड किया गया है। सबसेक्शन 1 पे सबसे पहले नजर डालते हैं। 125 का सबसेक्शन 1 4 क्लॉजेज में डिवाइड किया गया है, ABCD। 125 सबसेक्शन 1 की क्लॉज ए में कहा गया है कि पत्नी अगर अपने आप को मेंटेन करने में असमर्थ है तो अपने पति से मेंटेनेंस मांग सकती है। क्लॉज बी में कहा गया है कि माइनर, इलिजिटमेट या लेजिटमेट चाइल्ड, नाबालिग चाइल्ड, चाहे वो वैध संतान हो चाहे अवैध संतान हो, वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। सी में कहा गया है कि लेजिटमेट या इलिजिटमेट चाइल्ड जो कि मेजोरिटी अटेंड कर चुके हैं, बालिग तो हो गए हैं लेकिन शारीरिक, मानसिक या किसी चोट की वजह से अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकते, तो वह अपने पिता से मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। डी में पेरेंट्स के लिए कहा गया है कि माता पिता जो अपना भरण पोषण नहीं कर सकते, अपने पुत्र से मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। तो यह तो हो गया सबसेक्शन 1 और उसकी क्लॉजेज ABCD। अब यहां तक हम देख लेते हैं कि सेक्शन 144 BNSS में क्या किसी तरह का कोई बदलाव हुआ है। तो यहां तक दोस्तों 144 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में किसी तरीके का कोई बदलाव नहीं हुआ, हूबहू वही चीजें हैं, सिर्फ सेक्शन का नंबर चेंज है। 125 की जगह 144 हो गया है और CRPC की जगह BNSS आ गया है। अब आगे देखते हैं कि क्या स्थिति है। इसके बाद प्रोवाइडर दिया हुआ है। पहला प्रोविजो जो है, जो बातें पहले प्रोविजो में कही गई हैं CRPC 125 के सबसेक्शन 1 के, वही बातें 144 BNSS के प्रोविजो 1 में कही गई हैं। दूसरे प्रोविजो जो बातें कही गई हैं
वही बातें BNSS 144 में कही गई हैं, और तीसरे प्रोविजन जो बातें कही गई हैं वही सारी बातें 144 BNSS में भी कही गई हैं। अब प्रोविजन 1, प्रोविजन 2 और 3 में क्या क्या कहा गया है, अगर हम डिटेल में बातचीत करते हैं तो बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों। मैंने ऑलरेडी 125 का डिटेल में वीडियो बनाया था CRPC का, उसका लिंक भी आई बटन में दे दूंगा, आप उसको डिटेल में देख सकते हैं। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ जिसमें अमेंडमेंट हुआ है, अमेंडमेंट ये हुआ है कि उत्तर प्रदेश में 2000 में CRPC के सबसेक्शन 1 में अमेंडमेंट करके जोड़ दिया गया था। पहले यह था कि कोर्ट 500 रुपये तक का मेंटेनेंस का आदेश कर सकती है, या जैसा कोर्ट सही समझे। 2000 में 500 की जगह 5000 कर दिया गया था। 144 BNSS में ये बात ही हटा दी गई, ना 5000 ना 500, सीधे सीधे जैसा कि कोर्ट उचित समझे। तो जाहिर है कि जिस तरीके की हस्बैंड्स की इनकम होती है उसी बेसिस पे मेंटेनेंस बांधा जाता है। प्रोविजन 3 जो कि महत्वपूर्ण है कि इंटरिम मेंटेनेंस की जो एप्लीकेशन डिसाइड की जाएगी, हस्बैंड को मुकदमे की सूचना के 60 दिनों के अंदर डिसाइड करने का प्रावधान किया गया था। 125 के प्रोविजन 3 में भी यही बात है, और 144 BNSS के प्रोविजन 3 में भी यही बात है। अब इसमें एक चेंज और हुआ है एक्सप्लेनेशन में। सबसेक्शन 1 जो 125 का है उसमें एक्सप्लेनेशन नीचे दिया है, जिसमें माइनर को डिफाइन किया गया है और वाइफ को डिफाइन किया गया है। माइनर वो है जिसने इंडियन मेजोरिटी एक्ट के तहत मेजोरिटी हासिल नहीं की, और वाइफ में जो वाइफ तो है ही है जिससे शादी हुई है, जिससे डाइवोर्स हो चुका है, डाइवोर्स वही महिला भी वाइफ मानी जाएगी 125 के तहत, यानी वो भी मेंटेनेंस ले सकती है। अब 144 में जो चेंज हुआ है कि माइनर को हटा दिया गया है। एक्सप्लेनेशन 125(1) में क्लॉज ए क्लॉज बी में डिवाइड था, 144 में एक्सप्लेनेशन में क्लॉजेज हटा दी गई हैं। सिर्फ वाइफ को डिफाइन किया गया है कि तलाकशुदा पत्नी भी पत्नी मानी जाएगी दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों कि इसके आगे के जो सबसेक्शन हैं उनमें क्या कहा गया है। साथियों, सेक्शन 125 CRPC का सबसेक्शन 2, जिसमें यह कहा गया है कि आदेश कब से दिया जाएगा, आदेश की तिथि से, या मजिस्ट्रेट सही समझे तो एप्लीकेशन देने की तिथि से। लेकिन ये इशू ही अब लॉ सेटल लॉ इसमें आ चुका है। रजनेश वर्सेज नेहा के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि अब एप्लीकेशन की तारीख से मेंटेनेंस बांधा जाएगा। मैंने डिटेल वीडियो बनाया था, आई बटन में लिंक है, उसको आप डिटेल में देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो 125(2) में जो बातें थी वही 144(2) में हैं, किसी तरीके का कोई बदलाव नहीं है। 125(3) वसूली की बात करता है। अगर कोई मेंटेनेंस या इंटर मेंटेनेंस नहीं अदा करता तो वसूली कैसे की जाएगी, 1 महीने तक की जेल उसको हो सकती है। वही सारी बातें सेम टू सेम एक एक वर्ड 144 BNSS के सबसेक्शन 3 में कहा गया है, सिर्फ नंबर चेंज हुआ है, कोई बदलाव नहीं। 125(3) के बाद प्रोविजो दिया गया है, जिसमें यह कहा गया फर्दर प्रोवाइडेड कि अगर पति ये कहता है कि मैं तब अपनी पत्नी को मेंटेनेंस दूंगा जब वो मेरे साथ रहे, और पत्नी अगर ग्राउंड के साथ साथ रहने से इनकार करती है तो कोर्ट देखेगी कि उसके ग्राउंड रीजनेबल है कि नहीं। वही सारी बात 144 के 3 के प्रोविजो में कही गई है। एक्सप्लेनेशन में जो बात कही गई है कि जो पत्नी के साथ ना रहने के, इनकार करने के, साथ रहने से इनकार करने का जो आधार होता है कि अगर पति ने दूसरी शादी कर ली है या किसी महिला से अवैध संबंध है तो पत्नी साथ रहने से इनकार कर सकती है, उसका एक रीजनेबल रीजन है। तो यही एक्सप्लेनेशन में रीजनेबल रीजन 144(3) का जो एक्सप्लेनेशन है उसमें भी दिया गया है। अब 125(4) उसमें 3 बातें कही गई हैं कि पत्नी अगर एडल्ट्री में रह रही है, किसी और के साथ अवैध संबंधों में, अगर बिना किसी उचित कारण के अलग रह रही है, या आपस में दोनों की सहमति हो गई है, म्यूचुअल कंसेंट हो गई है कि हम अलग रहेंगे, तो इन तीनों वजह से अगर पत्नी अलग रह रही है, तीनों स्थितियों में रह रही है, तो फिर वो मेंटेनेंस नहीं ले सकती है। तो 125(4) CRPC में जो बात कही गई है वही बातें 144(4) BNSS में कही गई हैं। नो अमेंडमेंट। अब आखिरी सबसेक्शन 125(5) 125(5) CRPC में कहा गया है कि पत्नी का आदेश हो गया, मेंटेनेंस का ऑर्डर हो चुका है, आदेश के बाद पता चलता है कि पत्नी एडल्ट्री में रह रही है, बिना किसी उचित कारण के अलग रह रही है, म्यूचुअल कंसेंट से अलग रह रही है, तो जो पत्नी के लिए मेंटेनेंस का ऑर्डर मजिस्ट्रेट किया, कोर्ट ने या फैमिली कोर्ट ने किया है, उस ऑर्डर को कैंसिल भी किया जा सकता है। ठीक यही प्रोविजन एक एक शब्द सेक्शन 144 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सबसेक्शन 5 में भी दिया गया है दोस्तों। तो साथियों,
ओवरऑल कोई बदलाव नहीं है, सिर्फ एक वर्ड को छोड़कर कि वो जो 5,000 रुपए तक का था सबसेक्शन में, बाकी जैसा कोर्ट सही समझे तो वो 5,000 हटा दिया गया और एक्सप्लेनेशन में माइनर की डेफिनेशन हटा दी गई सबसेक्शन 1 का जो एक्सप्लेनेशन है, बाकी सेम टू सेम है। तो 125 सीआरपीसी की जगह अब जो मेंटेनेंस के मुकदमे होंगे वो सेक्शन 144 बीएनएसएस के तहत होंगे। ये थी दोस्तों डिटेल में मेंटेनेंस के संबंध में एक महत्वपूर्ण जानकारी। मैं समझता हूं कि ये जानकारी आपके जरूर काम आएगी। जानकारी कैसे लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। आज के इस एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य एपिसोड में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक महत्वपूर्ण कानूनी जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।